कैसे आप सब, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। अपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अब हम बढ़ेंगे अपने सिविक्स के पार्ट के ऊपर। और सिविक्स में मैं थोड़ा अब ये ट्विस्ट लेके आया हूँ अभी कि आपको अब एक वीडियो से 2 निशाने आप आराम से टारगेट करो और एकदम अच्छे से माइंड में बैठा लो, ताकि आप अगर एक वीडियो देखोगे, देखो विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत स्पीड में मेमोरी में बहुत जल्दी स्टोर होता है और इससे इंसान को बहुत चीज़ याद होती है। तो आप जब 2-2 चैप्टर एक साथ देखोगे तो आपकी विजुअलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी और आपको मतलब मल्टीपल चैप्टर पढ़ने के बजाय सिर्फ एक ही कुछ पढ़ोगे, सब क्लियर हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। लिंक आपका चैनल बनता चला जाएगा। आप कहीं से कहीं ना कहीं से भी बस एक टॉपिक उठाओगे, पूरा का पूरा चैप्टर, उसके साथ चैप्टर तो चैप्टर और उसके साथ अगला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं सिविक्स से। सिविक्स में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, इसमें कोई कटा नहीं है मेरे हिसाब से शायद। और इसमें देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के बाद पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और इसकी जो आगे की वीडियो होगी आपको बहुत जल्द से जल्द अपलोड मिल जाएगी। बस अपना ध्यान पूर्वक पढ़ते रहना और कॉपी किताब लेके बैठे रहना, ताकि आपको लाइन बाय लाइन कुछ अगर मैं ना बता पाऊँ तो आप इनडायरेक्टली तो पढ़ ही लो कम से कम, ठीक है। फटाफट आते हैं अपने लोकसभा के ऊपर। पार्लियामेंट 2 हाउसेस में डिवाइडेड है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, आपकी बुक में दिया गया है। प्लीज़ मूव थ्रू योर बुक और रीड इट वेरी केयरफुली, उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आपको की पॉइंट्स मेरे बार बार बोल रहा हूँ, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। फटाफट बताते हैं, 2 हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके बहुत सारे सब प्रोसीजर हैं, क्या क्या होते हैं वो सभी आप देखोगे। फटाक से आते हैं लोकसभा के ऊपर। लोकसभा में क्या होता है, इसका हर टर्म मतलब लोकसभा का टर्म होता है हर 5 साल में नए मेंबर्स आते हैं और टेन्योर होता है 5 साल का। और इसमें जब तक कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि डिसोल्यूशन हो जाता है, कि मतलब पूरी की पूरी, देखो ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लोकसभा को इनडायरेक्टली भी जाना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो जीती हुई होती है, वही आपकी उसमें ज़्यादा मेंबर रहते हैं लोकसभा में। अगर लोकसभा में मान लो क्यों कुछ ऐसी क्राइसिस आती है कि गवर्नमेंट हटती है, प्राइम मिनिस्टर को चेंज होना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेंज होना पड़ता है, तो फिर लोकसभा वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है और नए फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट क्या है कॉम्पोजिशन, क्या है कॉम्पोजिशन है इसका 550 मेंबर्स का। 550 मेंबर्स जो होते हैं, इसमें 530 मेंबर होते हैं। आपके स्टेट में जो इलेक्ट हुए रहते हैं, आपके जो मतलब समझ सकते हो सांसद जिनको बोलते हैं, तो स्टेट वाइज इलेक्शन होता है इनका। स्टेट में से 530 मेंबर पूरे लोकसभा में रहते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग है 20 मेंबर्स वो आपके यूनियन टेरिटरीज और लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं, जिनसे पूरा होकर टोटल बनता है 550 मेंबर्स, ठीक है। इससे आपके पूरी कंपोजिशन बनाई जाती है। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है फटाक से। क्वालिफिकेशन मतलब किसी मेंबर को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो होना चाहिए कि नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। इंडिया का ही बंदा होना चाहिए, बाहर का कोई नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब या फिर कुछ उसके अंदर मेंटल एबिलिटी, मेंटल इलनेस है, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मतलब कि यहाँ पे तो उनको सैलरी मिलती है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में मेंबर को सैलरी मिलती है। अब ये कहते हैं कि आप अगर पार्लियामेंट के अंदर हो तो आप बाहर कोई अपना धंधा या कोई और चीज़ नहीं ले सकते। आप यहाँ हो, आपको फुल डिवोशन यहीं पे देना पड़ेगा, ठीक है। और आपका होना चाहिए कि मतलब कोई क्रिमिनल ना हो, क्रिमिनल इंसान नहीं होना चाहिए, और आपका जो मतलब कि इलेक्टेड पर्सन ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कैसे कैसे किस प्रोसीजर से ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड कैसे होगा, अगर उसने किसी पकड़ा गया कि उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब अदर देन लोकसभा किसी और जरिए से भी वो पैसा कमा रहा है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अनसाउंड, अगर मेंटल एबिलिटी, मतलब इनका सबको वो कर सकते हो आप कि अगर कहीं पे वो क्रिमिनल पाया गया, या ऐसा समझ सकते हो कहीं पे मेंटल इलनेस पाई गई उसके अंदर, तो इन सब चीज़ें से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर वो
फॉरेन भी हुआ, इंडियन नहीं हुआ तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से सब हो गया आपका। अब आते हैं फटाक से स्पीकर की तरफ। स्पीकर के कुछ सारे पॉइंट देखेंगे, फिर जम करेंगे राज्यसभा के ऊपर। देखो स्पीकर होता है, स्पीकर बनता है अपने ही लोकसभा के अंदर में से एक आदमी को चुना जाता है जिसको स्पीकर बनाया जाता है, लोकसभा का स्पीकर। उसको क्या क्या पावर्स रहती है, उसको क्या क्या समझ सकते हैं, उसका भी 5 साल का टर्म रहता है। और स्पीकर हैज़ द फॉलोइंग बाय, ही रेगुलेट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। जो हाउस के अंदर कुछ भी होना है, क्वेश्चन आवर और बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं, आप बुक में प्लीज़ ज़रूर देखना। क्वेश्चन आवर और बहुत सारे मतलब क्वेश्चन कराना है, आंसर देना है, उसको चुप कराना है, इसको बैठाना है, ये सब स्पीकर का काम होता है, पूरा प्रोसीजर संभालना। और ये भी आप समझ सकते हो कि ही सर्टिफाइज, मतलब अब कोई पार्लियामेंट के अंदर बिल आते हैं और उसको आगे बढ़ाना होता है। कोई भी बिल होता है लोकसभा के अंदर बनाया जाता है, दो तीन तरीके के बिल होते हैं, एक स्टेट बिल, एक मनी बिल। तो मनी बिल हमेशा लोकसभा के अंदर ही ओरिजिनेट होता है। और उसको कौन बनाता है, मतलब जब ओरिजिनेट होता है तो स्पीकर वेरीफाई करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। ये कोई मनी बिल के अलावा तो कोई और बिल नहीं, बजट बिल हो सकता है, आपका स्टेट बिल हो सकता है, कोई कॉमन इशू पे बिल हो सकता है, ऐसा कुछ सब तक। ठीक है, he or she maintains the discipline of the house। कुछ मतलब अब्यूज ना हो, कुछ मार कुटैया ना हो जाए सभा के अंदर, तो फिर वो सब मेंटेनेंस बना के रखते हैं, डिसिप्लिन बना के रखते हैं हाउस के अंदर। ठीक है, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो हाउसेज हैं, दोनों की तरफ से वोट चल रहा है, या फिर ऐसा समझ सकते हो लोकसभा में ही कुछ लोग इतने वोट दे रहे हैं, कुछ लोग मतलब ग्रुप बट गए हैं लोकसभा के अंदर। तो अब जब ऐसा होता है कि दोनों की तरफ से टाई हो गया है, उनके भी उतने ही वोट, उनके भी उतने ही वोट, तो फिर वहाँ पे स्पीकर अपना वोट देता है। ऐसे स्पीकर कहीं पे वोट नहीं दे सकता, जब टाई होगा तभी स्पीकर अपना वोट देगा। ठीक है, और ही प्रोसाइड्स ओवर दी जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब होता है मतलब कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ जॉइंट मतलब सेशन करके उनको एक कुछ करना होगा और उनको कुछ ऐसे मेन टॉपिक पर बात करनी होगी, तो वहाँ पे ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, वहाँ पे ये मेंटेन सब जैसी रेगुलेशन ये लोकसभा के अंदर बनाते हैं वैसे ही उस जॉइंट सेशन के अंदर भी बनानी होती है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ेंगे राज्यसभा की तरफ। ठीक है, फटाफट आओ राज्यसभा के ऊपर। अब इसका टर्म क्या है, इनके मेंबर्स का टर्म होता है 6 ईयर्स का। 6 ईयर्स, उंगली खुल नहीं पा रही है, 6 ईयर होता है। ठीक है, 6 ईयर। कंपोजिशन कितना होता है, 250 होता है, और इसके अंदर 238 मेंबर स्टेट के इलेक्ट किए जाते हैं और जो 12 रहते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि मतलब वो 12% कौन से होते हैं, जिन्होंने महारत हासिल की होती है किसी भी आर्ट, साइंस, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इन सब में उन्होंने महारत हासिल की हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, और कई सारे एक्टर्स भी होते हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं या उस फील्ड में उन्होंने बहुत एक्सेलेंस पाई होती है, तो उनको भी राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। और उसमें सचिन तेंदुलकर हैं, इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था, क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं वो, तो उनको जैसे राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। अभी मुझे करंट इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि है कि नहीं है, उनको बनाया गया था एक बार। ठीक है, और उसके बाद देखो इलेक्शन इसका कैसे होता है। इलेक्शन होगा इसका, द मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबलीज विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अपने ही अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, अपने ही अंदर की जो स्टेट के अंदर कुछ लोग होते हैं, कुछ असेंबलीज बनाई जाती है, उसी के अंदर से एक इलेक्शन होता है, और अंदर ही अंदर जैसे लोकसभा का इलेक्शन या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन क्या होता है, जनता वोट देती है, लेकिन यहाँ पे होता है स्टेट असेंबलीज, छोटी छोटी जो आप समझ सकते हो थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो थोड़ी सी अपर हेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ से इन लोग का इलेक्शन होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, इसमें देखो उसमें था 25 ईयर्स, इसमें है 30 ईयर्स की एज से कम नहीं होना चाहिए इंसान को। अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोई मेंटल एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और आइए समझ सकते हो आप कि अब जो आप ले तो रहे हो राज्यसभा के अंदर अपना पैसा वगैरह, तो आपको कोई बाहर आपकी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, आप यहीं से ही सब लोगे और यहीं पे अपना फुल डिवोशन दो। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरीली अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज कंटेस्टिंग। हाँ, स्टेट का ही मेंबर होना चाहिए और इंडियन ही होना चाहिए, इंडियन का बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन
जो है अभी आपको इससे पहले बता चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके वापस से देख लो। लोकसभा की ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन रहती है इन लोग की, मतलब जिस तरीके से एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है सेम लोकसभा की जैसे है इनका, जिस तरह लोकसभा की मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वैसे ही ये सब भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हाँ, मेंबर बनने में थोड़ा सा वो रहता है आगे पीछे डिफरेंस, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, हाँ ये तो हो गया। अब है आपका स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा हैज स्पेशल पावर इन डिक्लेयरिंग एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन इट, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई स्टेट बिल पास कराया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, एक बिल पास कराया गया किसी भी चीज़ के ऊपर, वहाँ पे आपको पास कराया गया, ये कराया गया, वो कराया गया, और अब कुछ दुर्घटना घट जाती है कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर, एक मतलब कुछ मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कंट्री में जिस पे उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर उसको राज्यसभा क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ करके उसे एक नेशनल इंपॉर्टेंस पे पार्लियामेंट को एम्फेसाइज कर सकता है कि आप इस मुद्दे पर बोलो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, द इट हैज़ द पावर टू सेट अप ऑल इंडिया सर्विस, इट इज़ अ पार्लियामेंट हाउस, अच्छा इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। अब ये है, देखो जहाँ पे आपको शुरू में ही बताया था लोकसभा में कि अगर कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आगे पीछे हो गया तो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है, वो वहीं का वहीं बना रहता है। हाँ, यहाँ के मेंबर्स मतलब नए नए आते रहते हैं, कुछ पुराने भी रहते हैं कुछ नहीं भी रहते, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, देखो ये क्या कर सकते हैं, लोकसभा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको ब्रीफ में ही समझा देता हूँ। मान लो क्या हुआ कि किसी अपोजिशन भी होते हैं लोकसभा के अंदर, तो अपोजिशन ने गवर्नमेंट की तरफ डाला कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छे से देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, और अगर उस मुद्दे को लेकर वोटिंग कराई गई और वोटिंग में अपोजिशन जीत गई तो फिर गवर्नमेंट को वहीं पर रिजाइन करना होगा और नए लोकसभा का इलेक्शन होगा। ये आप समझ सकते हो, नए इलेक्शंस हो गए प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, लोकसभा की पावर है कि वो अपने आप को फटाक से डिसॉल्व कर सकता है, या मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि लोकसभा के पास पावर आ जाती है प्राइम मिनिस्टर को हटाने की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को हटाने की उसके पास पावर आ जाती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, मनी बिल जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं लोकसभा के अंदर और उसको दिया जाता है राज्यसभा को। देखो दोनों एक बिल है, वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए तभी वो जाके लॉ बनेगा। तो मनी बिल जो होता है वो ओरिजिनेट होता है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर ओरिजिनेट होने के बाद जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा में राज्यसभा के पास होता है 14 डेज का टाइम, 14 डेज का टाइम होता है, और राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती कि उसको कुछ उसमें चेंज कर दे उस मनी बिल के अंदर, या कुछ इसे रिजेक्ट कर दे, ऐसा उसके पास पावर नहीं है। 14 दिन के अंदर वो बिल लोकसभा के पास ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। उसमें वो लोग बस एडवाइस दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ना उसे रिजेक्ट कर सकते ना उसे अमेंड कर सकते। अमेंड मतलब चेंज करना, चेंज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा में भेजे या ना भेजे उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे भेज भी सकता है नहीं भी भेज सकता, कोई दिक्कत नहीं, वो लॉ तब भी बन जाएगा। तो ये थी आपकी लोकसभा के ऊपर, लोकसभा के पास जो पावर होती है उनके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, वो मतलब आप समझ सकते हो, इट इनैक्ट्स लॉ फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब जो पार्लियामेंट दोनों हाउसेस होते हैं सब बिल वगैरह बनाते हैं, तो मतलब गवर्नेंस लोगों की भलाई के लिए अच्छे अच्छे बिल्स या अच्छे अच्छे लॉज बनाते हैं ताकि लोगों का ही और कंट्री की डेवलपमेंट लोगों का ही फायदा हो सके, ठीक है। इट कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड दैट डिसमिस द गवर्नमेंट इन पावर। वही जो आपको प्रोसीजर पहले बताया मैंने, ठीक है। गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड सप्लीमेंटरीज। लोकसभा के अंदर यही तो होता है भाई, क्वेश्चन आंसर, तुम गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया सब हिसाब दो, ये सब कुछ लोकसभा में पूछा जाता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी मेंबर, कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उसको पूछने का पूरा हक है, ठीक है। कैन मूव एडजर्न मोशन एंड देन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। मतलब मेंबर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके पास पावर होती है कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करने से, मतलब पूरी पावर है, चाहे गवर्नमेंट को हटा दे चाहे ला दे, लेकिन मेजॉरिटी तभी रहती है, मतलब बहुत सारा केसेस ऐसे नहीं हो पाते हैं। एक केस हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के केस में कि वहाँ पे क्या हुआ था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया गया और गवर्नमेंट वहाँ पे फेल हो गई, तो वहीं पे फ्रेश इलेक्शन करवाए गए, ठीक है। अब देखो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द, ये डिफरेंसेस समझ सकते हो। ऑर्डिनरी बिल, ये वही दो मेन डिफरेंसेस है। देखो लोकसभा के पास राज्यसभा से थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, और लोकसभा के पास
राज्यसभा से ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि उसकी बस स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसमें 550 मेंबर्स है, इसमें बस 250 मेंबर्स है बस। इस वजह से न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, इसी वजह से बड़ा डिफरेंस है और इसी वजह से लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। और ये भी समझ सकते हो ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, कोई से भी आम बिल होते हैं, वो राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और लोकसभा के अंदर भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा के अंदर ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है ये वाला चैप्टर ख़त्म। और होप करता हूँ अभी यहाँ पे पूरा चैप्टर, ये पूरी चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, आधा पोर्शन ख़त्म हुआ है, आधा हम लोग अभी थोड़ी देर के अंदर फिर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ पे आधा पोर्शन अब कवर कर दिया है। अब हम आएंगे कौन सा, दूसरे चैप्टर के ऊपर, जो कि है आपका वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट। इनके बारे में खूब चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद आपके बाकी सिविक्स के टॉपिक्स पूरा करेंगे। ठीक है, अब आओ देखो फटाफट देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो प्रेसिडेंट होता है, एकदम मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, प्रेसिडेंट होता है वो पूरे कंट्री का हेड होता है, पूरे कंट्री का हेड होता है, और सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस होता है वो, मतलब सारी कमांड जितनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका वो हेड होता है। और उसको इलेक्ट कौन करता है, पार्लियामेंट, इनके द्वारा। पार्लियामेंट जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबलीज के मेंबर लोग इलेक्ट करते हैं इसे। ठीक है, फटाफट देख लो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 35 ईयर की एज से कम नहीं होना चाहिए, इंडिया का ही सिटीज़न होना चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो इसके अंडर में। ठीक है, ये सारी इसकी क्वालिफिकेशन है। अब देखो क्या है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, अभी आपको बताया। इसके प्रोसीजर जो होता है आप समझ सकते हो कि इलेक्टेड मेंबर जो इसमें ऑलरेडी मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर इसमें इलेक्ट हो चुके हैं, वो मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव और यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होते हैं इनका, 5 साल का पीरियड होता है, 5 साल बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं और नए प्रेसिडेंट बनते हैं। और दूसरा इसके बाद देखो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल, कैसे प्रेसिडेंट हट जाते हैं अपने मतलब ऑफिस से। ठीक है, इम्पीचमेंट। और देखो इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है, या तो अगर इन्होंने कहीं से रिश्वत वगैरह ली हो, या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो, या कोई ऐसा समझ सकते हो किसी भी वो समझ सकते हो, मेनली यही दोनों होता है, ब्राइबरी और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर इन्होंने किया है तो क्या होता है, इम्पीचमेंट डाली जाती है, दोनों हाउसेस से वोटिंग कराई जाती है, और अगर वोट ज़्यादा होते हैं इम्पीचमेंट वाले की तरफ का, मतलब कि रिमूवल वाले की तरफ वोट ज़्यादा होता है, तो फिर प्रेसिडेंट को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब देखो पावर्स क्या क्या है, फटाफट प्रोसीजर हो गया, पावर आपको पूरी एक लाइन से बताते जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होती है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, पूरे कंट्री का वो होता है, और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मतलब कि समझ सकते हो किसी के साथ भी ये कभी भी अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ कमांडर, चीफ मार्शल, और अटर्नी जनरल, आपका कंटेम्प्रोलर, और आपका चीफ जस्टिस इंडिया का, सबको ये कभी के साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ही एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द एंड द बॉर्डर एरियाज, मतलब यूनियन टेरिटरीज को ये समझ सकते हो एक तरीके से कि सीएम भी होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, इनके अंडर में ये सब काम चलता है। ठीक है, और ही एज्यूम्स टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट व्हेन द स्टेट इज पुट अंडर प्रेसिडेंट रूल। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभार कि कुछ ऐसे मतलब हो जाता है कभी कभार क्राइसिस कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाए या किसी तरीके से गवर्नमेंट हट जाती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जहाँ पे इनके अंडर में पूरे स्टेट चलता रहता है। इनके अंदर में होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर पूरे देश की देखभाल करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर हट जाते हैं तो फिर आपका प्रेसिडेंट पूरी चीज़ को संभाले रहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, ये आपके सबसे पहली पावर तो होती है 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट करते हैं, और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन मेंबर वो करते हैं ये लोकसभा में इलेक्ट, ये इनकी नॉमिनेशन पावर भी समझ सकते हो। ठीक है, और कोई भी हो सकता है कि देखो एक तो होता है कि दोनों तरफ से अगर बिल पास कराया गया, और पास कराने से पहले ये प्रेसिडेंट के पास भी जाता है, अगर प्रेसिडेंट ने इसे
ना कर दिया तो बिल लॉ नहीं बन पाएगा, और अगर हाँ किया तभी वो एक्सेस में आएगा कि तभी ये बिल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, वी कैन इशू ऑर्डिनेंस विद द पार्टी ऑर्डिनेंस। और हाँ, एक और बात ये कि जब बहुत कुछ ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं तो वहाँ पे ये दोनों की तरफ से जॉइंट सेशंस करवाते हैं, आपके लोकसभा की तरफ भी, और बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बोलते हैं कि आओ भैया हमको कुछ ज़रूरी बात करनी है इस मुद्दे पर, ठीक है। फाइनेंशियल पावर क्या है इनकी, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज प्रायर एसेंट, समझ सकते हो, मतलब इनके परमिशन के बिना किसी भी हाउस में कोई मनी बिल आ नहीं सकता। देखो अब क्या है यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी मनी बिल इनकी परमिशन के बिना एक्ट या लॉ नहीं बन सकता। हाउसेस से पहले अगर इनकी परमिशन नहीं है तो वो मनी बिल आ नहीं सकता हाउस के अंदर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी है, फाइनेंस कमीशन ये अपॉइंट करते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए, इन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर ये समझ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी ये अपॉइंट करते हैं, और उनके अंडर में जो 30 जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। और इनके पास एक और पावर होती है, किसी को भी चाहे माफ़ कर दें, किसी को भी चाहे बख्श दें, किसी भी डेथ सेंटेंस को हटा दें, किसी के भी मतलब किसी भी मुजरिम को छोड़ सकते हैं, इनके हाथ में हो सकता है, या किसी भी मुजरिम को हायर से हायर सज़ा भी दे सकते हैं, इनके हाथ में सब होता है, ठीक है। और लास्ट इनका दो पॉइंट अभी बचे हुए हैं। डिप्लोमेटिक पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर ये पूरे आर्म फोर्सेस के कमांडर हैं, पूरे आर्म फोर्सेस के हेड हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके ये हेड हैं, और इनके पास ही पावर है, ये चाहे तो यहाँ पे यहाँ पे ये तो पॉइंट है, चलो। और एक और समझ सकते हो कि ये जो इंडियन एम्बेसडर होते हैं, जो मतलब अब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, ये उनको भी अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इंडियन एम्बेसडर्स को। और जो फॉरेन कंट्री से एम्बेसडर्स आ रहे होते हैं उनको भी यही देखते हैं प्रेसिडेंट। और लास्ट है आपका मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मतलब अभी जो पॉइंट आपको पहले बोला था, सारे आर्म फोर्सेस के हेड हैं ये, और इनके पास ही पावर होती है, चाहे तो किसी भी वॉर, कहीं पे भी किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर कर दे, या किसी भी कंट्री से वॉर विड्रॉ कर ले, या पीस मतलब कह दें कि अब हमको लड़ाई नहीं लड़नी। ये सारी इनकी पावर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं फटाफट आपके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट का छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, वही जैसे इनका चलता था सेम प्रोसीजर है। वो दोनों हाउसेस के जो वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही, और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर इनको इलेक्ट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है इनका, 5 साल का। और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, इम्पीचमेंट वही प्रोसीजर है, अगर इनको कहीं ब्राइबरी या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन इन्होंने किया तो फिर इनको गद्दी से हटा दिया जाता है, और इनके खिलाफ मतलब फटाफट एक्शन लेते हैं, और वोटिंग कराई जाती है कि इम्पीचमेंट इस वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, तो फिर वैसे ही होता है। और अगर मतलब कि वोट ज़्यादा रहते हैं इनके इम्पीचमेंट के तो इनको हटा दिया जाता है वहाँ से। देखो अब क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आपका ये वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि जैसे स्पीकर के जो चेयरमैन, लोकसभा के जो चेयरमैन थे वो स्पीकर थे, इसमें जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के अंदर वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि एज अ प्रेसिडेंट के अंदर 2 पार्ट आते हैं। मान लो क्या हो गया, एक केस तो ये हो गया, या तो डेथ हो गई, अगर डेथ होगी प्रेसिडेंट की तो फिर ये संभालेंगे तब तक जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि या तो अगर किसी कारण, हेल्थ के कारण, या अगर अपनी इस पोजीशन को संभाल ना पाने के कारण कोई प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे देता है कि अब हम नहीं संभाल पाएंगे, तो ये उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट या एज अ प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और उसके आगे तक का प्रोसीजर संभालते हैं जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। ये थे आपकी राज्यसभा की पावर। और अब यहाँ पे होता है आपका दोनों चैप्टर कंप्लीट, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए 2 चैप्टर्स के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए मुझको दीजिए थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए लीव, और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।